कैपिटल गेंस वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिसमें चेंजेस आते हैं वो ये हेड ऑफ इनकम है। अभी भी जिस हेड ऑफ इनकम में चेंजेस आई हैं वो यही है। इंडिया का बजट आ गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसको स्टार्ट करते हैं और इसको आज ख़त्म भी करेंगे। ये वो हेड ऑफ इनकम है जिसमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है। कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको इसमें से हर हालत में आना है। डिपेंड करते हैं कितने मार्क्स का, बट आप एक्सपेक्टेड रखें 8 से 10 नंबर उसने यहाँ से पूछ के ही रहने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। बैकग्राउंड पर लगा लें म्यूजिक, टॉम एंड जेरी वाला। ओ चलें जी। पैसा ज़िंदगी में तुमने कभी 20 रुपये नहीं देखे इकट्ठे, तो तुम्हें डॉलर दिखा दिए आज, लेकिन तुम्हें गौर नहीं कि उसके हाथ में वो लगी, हथकड़ी लगी हुई है। इनकम फ्रॉम कैपिटल का स्टार्ट करते हैं। नोट्स मिल गए? आप क्लास में जागा करें, आप कभी नहीं जागते, ना आप कोई काम करते हैं, ना आप सिर्फ यहाँ पे आते हैं फेस शो करने के लिए कि मैं क्लास में बैठा हूँ। कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल गेन क्या होता है, क्या नहीं होता। नोट्स का उसको टेक्स्ट कर दो। कैपिटल गेन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। गेन अराइजेज ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज नोन एज कैपिटल गेन। कि कैपिटल एसेट्स को डिस्पोज करने के बाद जो गेन हासिल हो रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कैपिटल गेन कहला रहा होता है। ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, जो लिखी जा रहे हैं याद नहीं करनी थी। इस डेफिनेशन में 3 वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है और हाईलाइटेड है। एक है गेन, दूसरा है डिस्पोजल और तीसरा है कैपिटल एसेट्स। गेन क्या होता है, डिस्पोजल किसे कहते हैं और कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? अगर हमें ये लग जाए पता तो हमें कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है और क्या नहीं होती। अकाउंटिंग पढ़ी है? गेन किसे कहते हैं? मुनाफे को। आप कोई भी चीज़ बेचते हैं जो उससे मुनाफा आता है उसे क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। लॉस भी हो सकता है, गेन या लॉस आपस में हम क्या कर रहे होते हैं? हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब गेन क्या होता है, टेक्स्ट में गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी ज़रा हम बात करते हैं। गेन का फॉर्मूला है कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रही होगी उसमें से उन एसेट्स की कॉस्ट को लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। 100 की चीज़ थी, 200 की बेची है, कंसिडरेशन रिसीव क्या हुई? 200 लेस कॉस्ट की, आपके पास गेन आ जाएगा। अब कंसिडरेशन रिसीव्ड में क्या आएगा? हम यहाँ पे लेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस कि हम कितने का हकीकतन बेच रहे हैं, या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ हायर वो हमारा क्या कंसिडर होगी? कंसिडरेशन रिसीव कंसिडर होगी। आप शेयर बेचने गए हैं 20 रुपये का एक, मार्केट में से कीमत थी 22 रुपये, आपने 20 का बेचा है। क्योंकि क्यों बेचा है? बेवकूफ़ हो। जब मार्केट में से कीमत 22 रुपये है तो 20 या 22 विच एवर इज़ हायर वो क्या कंसीडर होगी? आपकी कंसिडरेशन रिसीव जो है वो कंसीडर होगी। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में आ रहा होगा कि आपने एसेट्स कितने ख़रीदा, परचेज प्राइस क्या थी, एसेट्स को बाय करने में कितने एक्सपेंसेस आपके इनकर हुए और उसको बेचने में कितने एक्सपेंसेस आपके इनकर हुए हैं। इसको सबको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो आ जाएगी। तो कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू योर गेन। क्लियर है? गेन किसे कहते हैं समझ आई? किसी एसेट को एक्वायर करने में, किसी एसेट को डिस्पोज करने में जो हमारे साथ अखराजात हो रहे होते हैं वो। कमीशन पे करते हो, आप मशीन लेके आ रहे हो, कोई एसेट लेके आ रहे हो, डिलीवरी चार्जेस पे करते हो, गेट पास अक्सर कभी आप शोरूम से गाड़ी निकलवाएं ना तो वो 3-4 हज़ार वैसे सर मिठाई करके ले जाते हैं। हालांकि बहुत दुख होता है, मामा केड़ी मिठाई देनी थी उसे, साढ़े पैसे लग गए ने। इसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट लेके आते हैं, आपको कोई ना कोई
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं, तो ये सारे के सारे वो हैं जो उस ट्रांजैक्शन के साथ मुंसलिक हैं, तो वो भी क्या होंगे, आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहे होंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमेशा ये आएगी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में गेन क्या होता है उसकी समझ आ गई। अब डिस्पोजल किसे कहते हैं, दोनों आ गए मेरे पास, मैं तो नोट्स मांग रहा हूँ, मैं इकट्ठी पीऊँगा, एक में स्ट्रॉ डालूंगा ग्रीन टी का, एक में ये डाल लूँगा। तू बकरी कॉकटेल पिला रहा है मुझे, नोट्स ला दे भाई, खुदा का वास्ता है। ठंडे लोग हो यार तुम लोग, तो बंदा गंदा है। मैं कल के नोट्स लेके गया हूँ। हॉट बंदे जहन्नम में चलेगा तू जाके, इतना होड़ा तेरे ऊपर ना लोग अपने हाथ से क्या करेंगे, दोज़ख के साथ में तबके में बैठा होगा तू। तो ये ठीक है। डिस्पोजल किसे कहते हैं, डिस्पोजल किसे कहते हैं, बेच दे। अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं, सेल करना डिस्पोजल है, टैक्स में भी डिस्पोजल क्या है, सेल करना ही है। लेकिन एक मिनट, हाँ, ये जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डिस्पोजल करते हैं, ये हमेशा हमारा एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ना अभी तक एग्जामिनर ने खेला नहीं है, एग्जामिनर खेल सकता है। एक्रूवल वाले पॉइंट पे अभी तक उसने कैपिटल गेन टेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आप जून 2023 में शेयर्स डिस्पोज करते हैं, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव होती है जुलाई 2023 में, पेमेंट मिलती है। ये टैक्स ईयर कौन सा है, ये टैक्स ईयर कौन सा है। अब हमने किस साल अपना गेन शो करना है, ऑल द पेमेंट आपको यहाँ मिल रही है, डिस्पोज कब हुए थे, इस ईयर में। ये हमेशा एक्रूवल बेसिस पे क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ये अभी तक पॉइंट पेपर में टेस्ट नहीं किया एग्जामिनर ने, नॉर्मल रखता है, साल के दौरान ही वो टेस्ट कर देते हैं। कैपिटल गेन में अगर वो सवाल गिवन कर दे कि आपने शेयर्स जो हैं बेच दी हैं, पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट इररेलेवेंट है, पेमेंट जो है वो इसमें क्या है, इररेलेवेंट है। आपने देखना है कब डिस्पोज ऑफ की गई है, उस स्टेट पे आप क्या करेंगे, गेन या लॉस अपना निकाल देंगे, ठीक है। अब गेन हो गया। डिस्पोजल किसे कहते हैं, बेचना, बेच डाल OLX पे, और एक्सचेंज करना, एक्सचेंज कर लेना, ये भी डिस्पोजल ट्रेड होता है। आपके पास पुरानी गाड़ी थी, एक्सचेंज से नई गाड़ी ले आए हैं, पैसे दिए होंगे बेशक, एक्सचेंज तो की है ना, एक्सचेंज करने का मतलब है आपकी तरफ से ओल्ड कार चली गई है, ये डिस्पोजल ट्रेड होगा, ट्रांसफ़र कर देना। अब बाप ने अपने शेयर्स बेटे को ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफ़र कर दी, गाड़ी बेटे को ट्रांसफ़र कर दी, एम्प्लॉयर ने गाड़ी जो है थी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दी। एम्प्लॉय के लिए तो वो क्या होगा, गेन ही कंसीडर होगा ना, डिस्पोजल कंसीडर होगा, उसकी ओनरशिप से, उसकी मलकियत से ये चीज़ जो है वो निकल गई है। डिस्ट्रीब्यूट, AOP थी, AOP डिज़ोल्व हो गई, जो कैपिटल था, जो एसेट्स थे, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। 3 पार्टनर से ABC, टोटल एसेट्स को उन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये भी क्या कंसीडर होगा, डिस्पोजल कंसीडर होगा। कैंसिल कर देना, रिडीम्ड वापस कर देना, रिलिंक्विश ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉयड तबाह कर देना, लॉस्ट गुम जाना, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ एसेट बाय सक्सेशन और अंडर अ विल, एंड द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज़। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजल ही ट्रीट होती हैं। आप पर्सनल एसेट को बिज़नेस में ले जाओ, बिज़नेस के एसेट को पर्सनल यूज़ में ले जाओ, ये भी क्या ट्रीट होगा, डिस्पोजल ट्रीट होगा। इनहेरिटेंस के ज़रिए, विरासत के ज़रिए कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दो, ये भी क्या कंसीडर होगा, डिस्पोजल ही कंसीडर होगा। लॉस्ट हो गया, गुम गया, डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया, ये भी क्या कंसीडर होगा, डिस्पोजल ही कंसीडर होगा। तो डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, सिर्फ सोल्ड चीज़ को बेच देना डिस्पोजल नहीं है, बल्कि डिस्पोजल के जहान और भी हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में अगर हम देखें
तो हमारे पास हमें लग गया पता गेन क्या होता है, हमें लग गया पता डिस्पोजल क्या होता है। अब तीसरी चीज़ रह गई है, वो क्या है, कैपिटल एसेट। गेन आ जाएगा, ठीक है। गेन कैसे आएगा, डिस्पोज करके आएगा, लग गया पता। डिस्पोज करना किसे, किसको डिस्पोज करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल एसेट्स को। अब कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। वैसे एसेट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग में एसेट्स को डिफाइन किया गया है, क्या होते हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करें, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, हाँ। ये आपके पास कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन है, SODA, सोडा। आई कैप में 2 नंबर के सवाल आता है, और ये आप किसी से पूछेंगे इस डेफिनेशन रट्टे मार रहे होते हैं, हिल हिल के ऐसे मदरसे में बैठे होते हैं, ऐसे बैठ के रट्टे मार रहे होते हैं कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन को, पेपर में आती है ये। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। और भाई नोट्स मिल जाएंगे ना, वो भी प्रिंट होके आ जाते हैं, फिक्र क्यों कर रहे हो, वो तो भाई अभी आया है। ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट सोडा। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल एसेट्स हैं। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट यूज़ में है, चाहे वो आपके बिजनेस यूज़ में है, वो सारे क्या कंसीडर होंगे, आपके कैपिटल एसेट्स कंसीडर हो रहे होंगे। सोडा क्या है, दूध सोडा नहीं, सोडा से बनेगा, एस से बनेगा स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या अदर कंज्यूमेबल्स। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कभी भी आपका कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर होगी टैक्स के पर्पस के लिए। इन्वेंट्री जो है वो बिज़नेस के एसेट्स हैं, आप इन्वेंट्री बेचते हैं, उस पर आपकी सेल्स वगैरह आती हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती हैं, आपका जीपी आ जाता है। हम उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम बेचेंगे तो हमारा कैपिटल गेन आएगा, और वो हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चार्ज होगा। स्टॉक को बेच रहे हैं, इन्वेंट्री को बेच रहे हैं, उस पर आपका कैपिटल गेन तो नहीं आएगा, वो किसका पार्ट बनेंगे, बिजनेस का पार्ट बनेंगे। सिमिलरली रॉ मटेरियल जो है वो, या अदर कंज्यूमेबल्स जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, ये कभी भी कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होते, ये हमेशा बिजनेस के एसेट ट्रीट होते हैं। इनका गेन या लॉस किस में जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा होता है, ठीक है। तो एस से क्या बना, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह। ओ से बनेगा अदर मूवेबल एसेट्स, जिसमें आपके पर्सनल एसेट्स आते हैं। अदर मूवेबल एसेट्स में कौन से एसेट्स आएंगे, आपके पर्सनल एसेट्स आ रहे होंगे। अब इन पर्सनल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आएंगे, गाड़ी, आपकी पर्सनल कार जो है आप उसको बेचोगे, कभी भी आपका कैपिटल गेन कंसीडर नहीं होगा, कभी भी नहीं कंसीडर होगा। आपका फर्नीचर है घर में, डाइनिंग टेबल है, सोफ़े हैं, शैंडलियर लगा हुआ है, पता शैंडलियर क्या होता है, बचपन में भी लगा होता था। कहाँ गया था शैंडलियर क्या होता है, बचपन में लगा होता है, क्या लगा होता है भाई, और पंखों को नहीं कहते, नहीं नहीं, वो जिन पे मोमबत्तियाँ भी लगी होती है, कभी कभार लाइटें लगी होती हैं। मैंने ज़िंदगी में यकीन माने नहीं देखा आजकल जिसके ऊपर मोमबत्तियाँ लगी हों शैंडलियर के ऊपर। पीसी में लगे हुए थे लाइन से। तो ठीक है, झूमर, ठीक है। उर्दू नहीं आ रही। अब इस तरह के जो मोमबत्तियों वाले एसेट्स होंगे, आप इन्हें बेचेंगे, कभी भी आपके या कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बन रहे होते। पर्सनल एसेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, अब आईफोन प्रॉफिटेबल चीज़ है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल चीज़ आईफोन है। आज भी आईफोन 10s मैक्स जो है आपको 1.25 लाख का मिल रहा है, और जब लॉन्च हुआ था तब वो 85,000 का था, 2017-18 की बात है, वो 85 का था, आज 1.25 लाख का। प्रॉफिटेबल चीज़ है, आप इस्तेमाल करें, बेचें, गेन कभी नहीं आएगा आपका, कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा वो, बेशक आपके अपने एसेट से बेशक प्रॉफिट होगा, कभी भी नहीं बनेगा। हैं
ये कोई भी इनकम नहीं बनेगी, ये वेल्थ होती है, वेल्थ टैक्सेबल नहीं होती। उसके बाद डी से बनेंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स। रिमेंबर, जितने भी एसेट्स जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमेशा आपके बिजनेस का पार्ट बनते हैं। आपके पास कंप्यूटर है, कभी डेप्रिसिएट किया उसे? घरों में रह रहे हो, डेप्रिशिएट होते हो? घर को करते हो? नहीं करते। अब्बा जी तुम्हें करते होंगे डेप्रिशिएट, रोज सुबह सुबह उठा खाए। लेकिन अगर वही लैपटॉप, वही कंप्यूटर बिजनेस में पड़े हुए हैं, ऑफिस में पड़े हुए हैं, वो डेप्रिशिएट करते होंगे। वही बिल्डिंग अगर बिजनेस के इस्तेमाल में है, क्या बिजनेस डेप्रिशिएट कर रहा होगा? अब वो लैपटॉप, वो चीज़ जिसको बिजनेस डेप्रिशिएट कर रहा है, अगर उसे बेचा जा रहा है तो वो उसका गेन या उसका लॉस कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। तो रिमेंबर, जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, अगर आप उन्हें बेचेंगे उनका गेन बिजनेस का पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा। और एंड पे आएगा ए से अमोर्टाइजेबल एसेट्स, जिसे हम इंटेंजिबल्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सारे क्या हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर आप इन्हें बेच रहे हैं तो इनका भी गेन जो होगा वो बिज़नेस का पार्ट बनेगा, वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा। तो इन चार के अलावा कोई भी एसेट है वो किस में फॉल करेगा? कैपिटल एसेट में फॉल करेगा। अब पेपर में 2 नंबर का आता है, डिफाइन कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑल द एसेट्स कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट सोडा। एस से बनेगा स्टॉक एंड ट्रेड, अदर मूवेबल। डी ओ से बनेगा अदर पर्सनल एसेट्स, डी से बनेगा डेप्रिशिएबल एसेट्स, ए से बनेगा अमोर्टाइजेबल एसेट्स। तो ये डेफिनेशन जो है आपको याद होगी, इसको 10 बार लिखो। मजाक करूँ, पढ़ो ज़रा इसको, फिर आगे चलते हैं। इसको मेक श्योर करें ये याद होनी चाहिए कभी। इंटेंजिबल्स को भी सेल करेंगे तो वो इनकम बिजनेस, तुम्हारे पास विंडो है लैपटॉप में, कभी इसको अमोर्टाइज की है? चोरी की विंडो होती है ना, लेकिन बिजनेस में विंडो ही होती है ना, वो उसको अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, उसको कर रहे होते हैं, तो वो उनकी फिर बिजनेस की इनकम जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन थी कि कैपिटल गेन क्या होता है, जिसमें 3 वर्ड्स थे, गेन, डिस्पोजल एंड कैपिटल एसेट्स। क्लियर है? डेफिनेशन समझ आ गई? गेन क्या होगा? डिस्पोजल क्या होगा? और कैपिटल एसेट्स क्या होंगे? all assets that are connected with business and not except solar. तो हमें ये समझ लग गई कि कैपिटल एसेट्स क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्या कुछ आएंगे। ठीक है, अब हेड ऑफ इनकम में चलते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स हैं, पता होना चाहिए ना। अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक कैपिटल गेन्स में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। एक है नॉर्मल टैक्स रेजिम का ब्लॉक, जिसमें 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 37 और सेक्शन नंबर 38, और दूसरा है सेपरेट टैक्स रेजिम की आइटम्स, जिसमें 2 चीज़ें आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अंडर सेक्शन 37 ए की आइटम्स। देयर इज़ नो सच डिवीजन इन एनी बुक या इन एनी ऑर्डिनेंस। लेकिन हम लोगों ने चूँकि इसको समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। ब्लॉक ए नॉर्मल टैक्स रेजिम, ब्लॉक बी सेपरेट टैक्स रेजिम। जो नॉर्मल टैक्स रेजिम है, इसका मतलब क्या है, जो स्लैब रेट्स हम लगाते आ रहे हैं
इसके ऊपर वो स्लैब रेट्स लगेंगे, टोटल इनकम में ऐड करेंगे और उन स्लैब रेट्स के मुताबिक क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स जो है हम चार्ज कर देंगे। 2 सेक्शंस आएंगे 37 और 38। सेपरेट टैक्स रजीम में मतलब इनके ऊपर बिल्कुल सेपरेट ब्लॉक उसका रेट लगेगा, प्रॉपर्टी और 37A। अगर हम इन्हें बेचेंगे इनके ऊपर टैक्स तो लगेगा, बट वो टैक्स कौन सा लगेगा, सेपरेट लग रहा होगा, एंटीयर वाला टैक्स नहीं लग रहा होगा। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं नॉर्मल टैक्स रजीम, फिर हम देखते हैं अपनी सेपरेट टैक्स रजीम को क्या होती है क्या नहीं होती। ब्लॉक ए, मैं फिर कह रहा हूँ टैक्स में ये कोई ब्लॉक ए ब्लॉक बी नहीं है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इसको आसान करने के लिए हम इसको ब्लॉक ए का नाम देते हैं कि ये वो आइटम्स हैं जो एनटीआर का पार्ट बनेंगी। इसमें 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन नंबर 37 आएगा। अब सेक्शन नंबर 37 में क्या कुछ आएगा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर आप इन्हें बेचेंगे इनका गेन जो आएगा या लॉस आएगा, कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा बट एनटीआर में फॉल करेगा, नॉर्मल रजीम में फॉल करेगा। मेंबरशिप कार्ड अगर आप इन्हें बेचते हैं, पार्टनरशिप फर्म का शेयर, उसके अलावा माइनिंग राइट्स और कुछ मखसूस एसेट्स जो सेक्शन 38 में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब सेक्शन नंबर 37 में इसने ये हमें 5 चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो इनका गेन या इनका लॉस जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा और उसके ऊपर जो रेट्स लगाएंगे हम वो नॉर्मल स्लैब के रेट्स जो हैं वो लगा रहे होंगे। अब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच दें, मेंबरशिप कार्ड बेच दें, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हैं, आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का शेयर बेच दिया, उस पर जो गेन या लॉस हुआ आपको, वो भी आपका सेक्शन नंबर 37 का पार्ट बनेगा। आपके पास माइनिंग राइट्स हैं, कोयला निकाल लें कि जो माइन है उसके राइट्स लिए हुए हैं, नमक के राइट्स लिए हुए हैं, आप अपने राइट्स बेच देते हैं, वो भी कहाँ फॉल करेंगे, सेक्शन नंबर 37 में फॉल कर रहे होंगे। और कुछ सर्टन पर्सनल एसेट्स, अब वो पर्सनल एसेट्स कौन से हैं, बड़े मखसूस से हैं जिन्होंने हमें बता दिए हुए हैं, वो सेक्शन नंबर 38 में बताया, सेक्शन नंबर 37 में, लेकिन डिटेल कहाँ प्रोवाइड की है, सेक्शन नंबर 38 में प्रोवाइड की है। अब वो कौन से हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग या इस तरह कोई जो आर्ट वर्क्स होते हैं वो, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो या बुक, पोस्टेज स्टैम्प या फर्स्ट डे कवर, कॉइन या मेडेलियन, एंटीक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, इसमें आ रही होती हैं। अब पेंटिंग जो है ये सस्ते बिकती हैं, महंगी बिकती हैं, इस पे फॉल करेंगी। स्कल्पचर, मूर्तियाँ महंगी बिकती हैं। ड्राइंग्स इस तरह के आर्ट वर्क्स होते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं ये। ज्वेलरीज, अब रोज़ सुबह उठते सोना महंगा हुआ होता है, अब कल को जब भी ज्वेलरी बेचेंगे बेनिफिट ही हो रहे होते हैं, वो इसमें फॉल करती हैं। उसके अलावा रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, फोलियो या बुक है, जो विलियम शेक्सपियर ने अपने हाथ से किताब लिखी हुई है, उसकी कीमत कितनी होगी, हाँ काफ़ी 100 रुपये में होगी ना। तुम जाकर लेनी नारकली मामा, फटे किताब लगी होती है, विलियम शेक्सपियर का फटे पर उड़ रहा होता है बेचारा, जो उसने अपने हाथ से लिखा हुआ है, उस किताब की कीमत मिलियंस ऑफ पाउंड्स में, बहुत महंगी है। या किसी के पास किसी रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बहुत महंगी बेचेगा। कायदे आज़म के जो थे 14 नकात, उन्होंने अपने हाथ से किसी जगह पे लिखे होंगे, अगर आप उन्हें बेचें कितना महंगा बिकेगा। आपकी जो आई कैप की आंसर शीट होगी वो भी एक रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट होगी, यकीन माने वो स्क्रैप वाली भी नहीं बिकनी, उसकी कोई स्क्रैप की अमाउंट देगा, लेकिन होगी बड़ी रेयर। उसके अलावा है कैपिटल गेन किया, कैपिटल लॉस, जिंदगी लॉस, पासिंग वाली या अटेम्प्ट वाली, पुत्र तेरी दोनों एक ही होनी है। उसके अलावा पोस्टेज स्टैम्प्स, जैसे पाकिस्तान के जो 1957 पे आए थे जो एंटीक स्टैम्प्स हैं वो, या फर्स्ट डे कवर, गालिब के खतूत पकड़ लें, जो गालिब ने वो कवर्स में डाल के लिखे हुए थे अपने ऊपर शेर लिख के, वो इसमें आ जाएंगे। कॉइन्स हैं, मेडल्स हैं, या जो एंटीक्स वगैरह होते हैं ये। अब ये चंद एक एसेट्स हैं, यही वाले हैं, आप इन्हें बेचेंगे इनकी बहुत कॉस्टली बिकते हैं, इनके ऊपर गेन भी होता है, इनके ऊपर लॉस भी हो रहा होता है, तो इन्हें बेचेंगे, इनका गेन या लॉस जो होगा वो किसका पार्ट बनेगा, एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। तो जो एनटीआर में फॉल करेगी ना वो सारी ये पिक्चर है। इनमें से कोई भी चीज़ बेचेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी, वो आपकी नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बन रही होगी। इज दैट क्लियर? इसको ज़रा रीड करें, बताएं प्राइवेट कंपनी से क्या मुराद है। ये प्राइवेट कंपनी टैक्स वाली है, कौन सी कंपनी?
सोचते हैं। अभी ज़रा बिस्त करने वाला सीन आगे आ रहा है, चैप्टर 40 से नहीं पढ़ा उसके बाद बिस्ती होगी टका के फिर। अब ऐसे ये जो हमने सेक्शन नंबर 38 है ना, ये नज़र आ रही हैं? अच्छा मुझे खुद नज़र नहीं आ रही। ये चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी यही हैं। वो जैसे वो ज्वेलरी है, ये नीचे स्कल्पचर है, उधर पेंटिंग है, ये ड्राइंग है, ये मेडल है और ये एंटीक्स है। उल्टी कौन सी वाली? ड्राइंग वाली। बच्चा घूम गया था, वो पेश करते ना घुमाती थी मैंने, अच्छा लग रहा था। हाँ मैं रात को वीडियोग्राफी करता हूँ खड़ा सड़कों में, खुद बनाई है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे लेंगे पता है? सेक्शन 37 है, सेक्शन 38 है। क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करेंगे, गेन आएगा। गेन का फॉर्मूला क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगी? इन तमाम चीज़ों की जो हमने बात की है, इनकी परचेज प्राइस कितने की ली थी, पेंटिंग कितने की ली थी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कितने के लिए थे, एओपी का जो शेयर था कितने का लिया था, और इनको लेने में कितने एक्सपेंसेस लगे, इंश्योरेंस पे की है, फ्रेट पे की है, कमीशन पे की है, इस तरह के तमाम जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो भी बीच का पार्ट बन जाएंगे। तो कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है ना वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आप कल को इनको बेचते हैं, बेचने में कितने एक्सपेंसेस आपके इनकर होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। सारी कॉस्ट कंसिडरेशन रिसीव में आ जाएगी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ हायर आपका क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग में बता दिए। अब ये चीज़ जो है, ये रूल आपने याद रखना है। 37 और 38 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन नंबर 37 में और 38 में डिफरेंस क्या है? आप इन आइटम्स को बेचेंगे, गेन जो होगा वो टोटली टैक्सेबल है। सेक्शन नंबर 37 के आइटम जो है ना, जिसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, मेंबरशिप कार्ड, माइनिंग राइट्स और शेयर इन पार्टनरशिप फर्म है, ये चार चीज़ें, इन्हें बेचोगे, इन पे लॉस हो सकता है। अगर इनका लॉस होगा तो इनके लॉस का ट्रीटमेंट होगा। वो लॉस सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी हम लॉसेस नहीं पढ़ रहे, वो एक ही दिन करेंगे लॉसेस, तमाम एक ही पेज के ऊपर सारे लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन रिमेंबर 37 की आइटम्स के ऊपर लॉस हो सकता है। अगर उनका लॉस होगा, उसके लॉस की हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो 38 की आइटम है, ये पेंटिंग, स्कल्पचरी, ज्वेलरी, एंटीक, मेडल्स वगैरह, इसके ऊपर लॉस अगर हो भी जाए ना, इसका ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होता। 38 की आइटम के ऊपर अगर कभी लॉस हो भी जाए, आप उस लॉस की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि उनके ऊपर हम लॉस की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया है, उनको सेपरेट सेक्शन में लिखा है, सेक्शन नंबर 38 में। तो 37 के आइटम्स के ऊपर लॉस अलाउ है, 38 की आइटम्स के ऊपर हमें लॉस अलाउ नहीं है। सो दैट्स वाई दोनों हम अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो रीज़न समझ लगी कि 37 और 38 में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है इनके लॉस के ट्रीटमेंट का। 38 में लॉस अलाउ नहीं होता, 37 में लॉस जो है आपको अलाउ हो सकता है, ठीक है। वो मानते नहीं, कहते हैं भाई ये एंटीक है, तुमको मैंने 10 लाख का लिया, मैं 4 लाख का बेच रहा हूँ, नहीं मानते। हाँ आप कहें जी मेरा एंटीक चोरी हो गया, गुम गया, जल्दला आया, तबाह हो गया, वो लॉस है, हुआ है, नुकसान हुआ है, कहेंगे ठीक है हम आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसकी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो 38 के आइटम्स की एडजस्टमेंट आपको कभी भी अलाउ नहीं होती। ये सवाल पढ़े 37 38 का एक बेस्ट सवाल है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चैप्टर ख़त्म हमारा। मुश्किल था ना? अब तो मैं दिखाऊँ ना किताब से सवाल, ये तुमने कहना इतना मुश्किल चैप्टर कैसे हो सकता है ये? जल्दी कर रीड कर इसको। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में याद रखना डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल्स, सिर्फ ये दो चीज़ें अहम होती हैं। खरीदा कब, बेचा कब, दैट्स इट। सवाल जल्दी से पढ़ें। मेरी तो चाय आई हुई थी।
सवाल पढ़ो, इस तरह के सवाल आते हैं कैपिटल गेन में से। और ये पास्ट पेपर का सवाल है आपके, मेरे ख्याल से पास्ट पेपर का पहला दूसरा सवाल भी है। कर ले तसल्ली, कर ले वेरीफाई, इतना तो रह गया ऑडिटर। पेपर जरा अकाउंटिंग का पास होता है, वेरीफाई करने पहुंचा हुआ है। डील हो गया भी नहीं पेपर नहीं देता ना, डर के आ जाता है। डील हो गया 2 बार नहीं Economics pass, introduction to accounting pass, एग्जाम चल मेरी भी एग्जाम समझ नहीं है सवाल की, बताएं फिर पहले का ट्रीटमेंट क्या होगा। shares of private company are under section 27 treated. हम्म। Yes, उसका loss हुआ। अनलिस्टेड कंपनी शेयर कौन सी होती है? अनलिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इज इट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी? Public. अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक होती है कि प्राइवेट होती है? पब्लिक के पास ऑप्शन होती है कि वो लिस्ट कर ले या ना लिस्ट करे। बी लॉ के उसके मुताबिक। क्लास कौन सी चल रही है? टैक्स टैक्स में पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होती है? आखिरी पॉइंट, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वो प्राइवेट कंपनी होती है, याद है? यस सर ईयर एंड के ऊपर एक सवाल कराए हुए हैं यार, लेके आज बेल्ट लम्बिया पाँव सारे आज। क्या हो गया भाई, फिर क्या तो आई क्या फेल करते करतूते, वो पहले डर पड़ा है। अब ये सवाल है पास्ट पेपर का, कहता है जी डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन ईच ट्रांजैक्शन। 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन हैं, इनका हमने टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करना है। कैपिटल गेन में परचेज एंड सेल ये रेलेवेंट डेट है। वैसे हमने सैलरी में कैपिटल गेन थोड़ा डिस्कस किया हुआ था, डिस्पोजल ऑफ शेयर का स्टेप नंबर 3 एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, याद है? वहाँ पे भी याद है कि डेट ऑफ परचेज जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है वो, और डेट ऑफ डिस्पोजल 2 डेट्स लेते हैं। तो कैपिटल गेन में परचेज और सेल ही है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिए थे 3.5 लाख रुपए के, 2 लाख के बेच दिए, कितने का लॉस हुआ है? 1.5 लाख का लॉस हुआ है। अब चूंकि सेक्शन नंबर 37 में फॉल कर रहे हैं तो इसके ऊपर लॉस का ट्रीटमेंट अलाउ होगा। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, वो हो सकता है। अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, अनलिस्टेड कंपनी का अगर नाम आया तो हमने फैसला करना है कि टैक्स के हवाले से ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब है सेक्शन नंबर 37 में फॉल करेगी। अगर सेक्शन नंबर 37 में फॉल करेगी तो इसका गेन या लॉस हम निकालेंगे, एनटीआर का पार्ट बनेगा। 5 लाख के शेयर्स लिए थे, 9 लाख के बेच दिए, 4 लाख रुपए का गेन आया तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड हो जाएगा, स्लैब रेट हम लगा देंगे। ज्वेलरी ली थी 7.5 लाख की, 14 लाख की बेच दी, 6.5 लाख का गेन हुआ, ये भी टैक्सेबल है। स्कल्पचर लिया 4 लाख का, 3 लाख का बेच दिया, 1 लाख का लॉस हुआ, इस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, ये डिसअलाउ है। एओपी का शेयर था 13 लाख का लिया, 12 लाख का बेच दिया, इसका भी क्या हो जाएगा? लॉस अलाउ हो जाएगा। तो अगर आप इसकी टोटल इनकम निकालना चाहेंगे तो 4 लाख यहाँ पे आ जाएगी 650,000 और 2 ही हैं, इसमें से ये लॉस अलाउ होगा, ये लॉस अलाउ होगा। 250 का लॉस आप लेस करवा देंगे, रिमेनिंग कितना गेन आएगा? 800. ये इसकी टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बनेगी, इसके ऊपर स्लैब रेट लगा के टैक्स चार्ज हो जाएगा। बस ये लॉस जो है ये डिसअलाउ होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर 150 का मसला होगा। इसमें नहीं है ना, वो आगे जाएगा, तैयार तो करने कि डेट्स इसमें रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बिकेगा तो गेन है, गेन का ट्रीटमेंट है, लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। सेपरेट ब्लॉक में डेट्स बड़ी रेलेवेंट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं, सवाल पढ़ें, बताएं ट्रीटमेंट क्या है। बस 15th anniversary
इस कहानी से किसी भी किरदार की मुमासला सिर्फ इत्तफाकिया है। हाँ भाई, क्या ट्रीटमेंट होगा? इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक कार्डियोलॉजी में जाके होगा और एक टैक्स में जाके होगा। टैक्स वाला करना। और कार्डियोलॉजी वाला हैं? वो छोड़ गई है, तुमने दिन रात मरना है उसकी यादों में। अब है जी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट हिज गेन या लॉस अंडर रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम। उसका गेन और उसका लॉस हमने रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में बताना है। सर इसके नोट्स मिलेंगे ना? हाँ, सवाल है मिस्टर अब्दुल्ला, नाम तो मैं कोई और लिख सकता था बट वो वाकई फिर सीन ना काफ़ी मुमासलत वाला हो जाना था। तो अब्दुल्ला कोई भी हो सकता है। अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, तो कोई भी अल्लाह का बंदा या बंदी नहीं, बंदा ही यहाँ पे बिकॉज कोई पैसे लेके आया। परचेजेज अ नेकलेस फॉर हिज वाइफ ऑन देयर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। शादी के 1 महीने के बाद नेकलेस लेके आया, बेवकूफ़ था। ही पेड ₹70,000 फॉर गोल्ड। ओ तेरी, 70,000 का सोना लिया और 3,000 एक्स्ट्रा दिया गोल्ड स्मिथ को अपनी बीवी का नाम नेकलेस के ऊपर एनग्रेव करवाने के लिए। चेक कर रहे हैं हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो यार? कहानी में दर्द है भाई, दर्द सब्र कर, तू दर्द फील करने। जब उसकी शादी को 6 महीने हो गए, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। मेरे पास तुम हो सीज़न 2। ड्यू टू हिज एवर लास्टिंग एंगेजमेंट विद CA फाइनल। मेरा CA का स्टूडेंट था, मर के 10 अटैम्प्ट में उसने कैफ किया था। आई कैफ जाता पेपर देने के लिए, बाहर से वापस आ जाता था, पेपर नहीं देता था, डरता था। चलो उसका मर के कैफ हो भी गया, आर्टिकल्स में चला गया। अब कैफ तो हो जाता है, CFF तो नहीं होता। आप टैक्स पढ़ रहे हैं, इसको आप 80 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो CFF 5 का सिलेबस बनेगा। और डिफ़िकल्टी में आप इस टैक्स को 300 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो CFF 5 का टैक्स बनेगा। हाँ, हालांकि वो पेपर भी ओपन बुक है, किताब साथ होती है, लॉ होती है ऑर्डिनेंस में, पास बच्चे नहीं होते। कभी आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है। इस कॉर्पोरेट कंपनी लॉ को आप मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो आपका कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस बनता है। वो पढ़ने वाले होते हैं, वो आटे में नमक के बराबर एक आधा निकलता है। वो एक आधा निकल आता है ना, मेरे भी हो जाने थे। धोखा दिया था मुझे ऑडिटर ने। 47 हाँ खैर है। आफ्टर 6 मंथ ऑफ, अच्छा शादी का तो टूट गया, मैं एंजॉय करूँ, उसका तलाक हुई हुई है बेचारे की। लेटर ही गॉट ब्रोक, दिल टूट गया बेचारे का। क्या नाम था उसका? काशिफ नाम था? नहीं, वो यार मेरे पास तुम हो में दानिश भाई। एंड उसका दिल टूट गया। उसने कहा मैं उसकी यादों के सहारे नहीं जी सकता, तो उसने वो नेकलेस था अपने कज़न को दे दिया। शुक्र है कज़न को दे दिया, लड़का लिखा हुआ था मैंने, 75,000 रुपये का। अब इसका हमने गेन या लॉस निकालना है, कितना होगा। तो 75,000 का नेकलेस था, बेचा, 70,000 का लिया था, 3,000 रुपया गोल्ड स्मिथ को दिया था, तो कितना गेन आया? 2,000 का। कहाँ चार्ज होगा? कैपिटल गेन में। और लॉस कितना हुआ? सारी ज़िंदगी का। रोग लग गया बेचारे को हिजर के। इसलिए कहते हैं वक्त पे सीए कर लेना चाहिए। सही कहते हैं, अभी सब सीए जवानी खा जाते हैं। सारे बुढ़ापे बैठे हैं मेरे सामने। ऐसे गिरा था बंदा ये। अब हम चलते हैं आगे, सेपरेट टैक्स रजीम की, इसकी बात करते हैं। लास्ट एरिया हमारा कैपिटल गेन ख़त्म। लगा मुश्किल है? सेपरेट टैक्स रजीम में हमारे पास 2 आइटम्स आएंगी। एक आएगी 37A की आइटम्स और दूसरी आएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के आइटम्स। इससे पहले हमने कहीं पे सेपरेट ब्लॉक की बात की है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ आइटम कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं, वो इसी एरिया में आई हैं। ये वो एरिया है जिसमें से सवाल आपको इस अटैम्प्ट में 100% आना है। इस अटैम्प्ट में अगर आप कहते हैं कि कौन सा सवाल ऐसा है या कौन सा एरिया ऐसा है जो एग्जामिनर ने 100% पूछना ही पूछना है, वो ये वाला एरिया। इसमें दोनों में मतलब 37A की टैक्सेशन में और प्रॉपर्टी की टैक्सेशन दोनों में चेंजेस आई हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सेपरेट टैक्स रिजीम मतलब इस सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। इसमें क्या होगा, इन आइटम्स के ऊपर हम टैक्स तो लगाएंगे लेकिन रेट क्या होगा, सेपरेट रेट होगा। सेपरेट रेट के मुताबिक क्या कर रहे होंगे, हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। बाकी तमाम इनकम एनटीआर में, इनमें से कोई चीज़ हमने बेची तो वो किस पे जाएगी, वो सेपरेट रेट का पार्ट बन रही होगी, ठीक है। और इनकी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, जो टैक्स आएगा उसमें से कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट हम लेस नहीं करवा सकते। मींस इनकी टैक्स लायबिलिटी जो भी होगी, जितना भी टैक्स बनेगा वो हमें एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे करना है, उसमें से कोई किसी किस्म का क्रेडिट हमारा लेस नहीं हो रहा होता। अब सेपरेट ब्लॉक में दो चीज़ें आएंगी, एक सेक्शन नंबर 37A आएगा और दूसरा क्या आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। 37A कहते हैं हम सिक्योरिटीज़ को, और यहाँ पे बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी इससे पहले हमने कहाँ पे डिस्कस की थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्कस की थी, और वहाँ पे इसकी रेंटल इनकम सारी हमने डिस्कस की थी कि अगर आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते हैं, जो इसकी रेंटल इनकम आप अर्न करते हैं वो किसका पार्ट बनती है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे वो प्रॉपर्टी जो आप डिस्पोज कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी, जो डिस्पोज कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसके ऊपर गेन या लॉस आएगा। वो गेन या लॉस हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा। इसके ऊपर रेट जो होगा वो सेपरेट लगेगा। और ये रिमेंबर कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पर्सनल प्रॉपर्टी की। बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकेगी तो कहाँ पे जाएगी, बिजनेस में। ये ज़ाती प्रॉपर्टी की, मेरा कोई प्लॉट है, मैंने बेच दिया, 2-3 साल के बाद उस पर जो गेन आएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा, ठीक है। बना हुआ डब्बा नीचे। डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी, बिल्डर्स, डेवलपर्स अगर ये किसी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो ये इनके बिजनेस का पार्ट बनेगा। मैं कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा, मेरा कैपिटल गेन है, मलक रियाज की प्रॉपर्टी बेचेगा, उसका बिजनेस का पार्ट बनेगा, बिकॉज वो बिल्डर है, उसका कारोबार ये है, मेरा कारोबार ये नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की आ रही होगी, जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रही है। अब इसका हमने गेन या लॉस निकालना है, तो गेन या लॉस निकालने के लिए हम क्या लेंगे, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में प्रॉपर्टी की क्या आएगी, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी के हमने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, हमने प्रॉपर्टी कितने की बाय की, वो आ जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपने कितने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर किए, कमीशन पे करते हो डीलर को, स्टाम्प के पैसे पे करते हो आप, उसके अलावा केडी इंश्योरेंस ले तो ले, पहले प्रॉपर्टी मम्मा इंश्योरेंस पहले करा रहे हैं, ये रजिस्ट्री की कॉस्ट वगैरह इनकर होती है, साथ आप मिठाई के पैसे भी देते हैं। तो ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ये आप बीच में ऐड कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपने प्लॉट लिया है, उसके डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस पे करते हैं, वो भी इसका पार्ट बन जाएगी। अगर आपने प्लॉट लिया है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करके घर बना लिया है, तो जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई होगी वो भी क्या होगी, प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। और कल को जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बेचते हुए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आप कमीशन देते हैं एंड सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स करते हैं, वो भी क्या बनेगा, आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है उस एसेट से, उस प्रॉपर्टी से, वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहला रही होगी, ठीक है। आई कैप में आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं है जहाँ पे उसने आपको प्लॉट दिए, ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई है और बाद में घर बेचा, उसने नहीं दिया हुआ। अगर दे दे तो ध्यान रखिएगा कि अब आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं। लिया आपने क्या था, प्लॉट लिया था, तो प्लॉट को घर में कन्वर्ट करते हुए कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर हुई होगी। अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिवन की तो वो आप प्लॉट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। थोड़ा दिमाग को वहाँ पे क्या रखना है, आपने प्रेजेंट रखना है। तो ये चीज़ देख लेनी है। प्लॉट लेके प्लॉट बेचा, कोई मसला नहीं है। प्लॉट लेके घर बना के बेचा तो प्लॉट की कॉस्ट और प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों अभी कॉस्ट ऑफ प्लॉट जो हाउस जो है वो ट्रीट हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जब कंसिडरेशन रिसीव की बात करेंगे तो यहाँ पे होगी जी हमने एक्चुअल कितने की अमाउंट रिसीव हुई है और प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो लेंगे, विच एवर इज़ हायर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू में दो वैल्यूज़ आती हैं। एक है वो वैल्यू जो FBR ने डिटर्मिन कर दी हैं और दूसरी वैल्यू है जो डिप्टी कमिश्नर ने डिटर्मिन की होती हैं। मतलब हर बड़े शहरों के, छोटे शहरों के जोन्स बनाए होते हैं, हर जोन्स की कीमत जो है मिनिमम FBR ने डिटर्मिन की होती है कि यहाँ पे इतने का मरला है, यहाँ इतने का मरला है।
वो या एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ हायर वो हम ले लेंगे। पेपर में आपको ये गिवन नहीं करेगा कि एफपीआर वैल्यू ये या डीसी वैल्यू ये है, पेपर में मार्केट वैल्यू गिवन होगी, आपको कितनी अमाउंट दी है वो गिवन होगी, आपने हायर अमाउंट पकड़नी है, क्या आ जाएगी आपकी कंसिडरेशन रिसीव जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम गेन निकालेंगे। डन। अब गेन निकालना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है टैक्सेशन। अगले पेज पर नजर टेबल, ये टेबल बताएगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर हम टैक्स कैसे पे करेंगे। अब प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स हैं। गुड न्यूज़ दूं कि बैड न्यूज़ दूं पहले, कि तू यहाँ बैठा हुआ है। अब गुड न्यूज़, टेबल देख रहे हैं, ये याद नहीं करना, एग्जाम में टेबल गिवन होगा ये वाला। कहानी आसान, ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगा। जब आप आई कैप में बैठेंगे, मार्च के वो सुहाने दिन होंगे, आप पेपर पकड़ेंगे, आपने फ़ौरन जाना है पेपर के आखिरी पेज के ऊपर। अगर पूरे पेपर में कहीं प्रॉपर्टी का डिस्पोजल गिवन है ना, तो पेपर के एंड के ऊपर ये टेबल गिवन होगा आपको रेट्स का। ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे याद कर भी ले तो मसला नहीं है, याद हो जाता है, मुश्किल नहीं है। प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर्टी को 3 टाइप्स में उसने डिवाइड कर दिया है, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट। ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इन तीनों में से एक्वायर की, पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। अगर आपने प्लॉट ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल बहुत रेलेवेंट है। प्रॉपर्टी में डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल बहुत रेलेवेंट है। आपने प्लॉट ख़रीदा, जिस दिन प्लॉट ख़रीद लिया वो आपकी डेट ऑफ परचेज है, जिस दिन प्लॉट बेचा वो डेट ऑफ सेल है। अगर 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट बेच रहे हैं ना, जितना भी गेन आएगा उसका 15% क्या होगा, आप टैक्स पे करेंगे। ये रेट आपको गिवन होंगे, इसलिए ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी बेची है 9 मिलियन की और प्रॉपर्टी ली थी आपने 4 मिलियन की, कितना गेन आएगा? ये 5 मिलियन का आप गेन शो करेंगे कि ये मेरा गेन आया। अब इस 5 मिलियन पर टैक्स पे करेंगे, टैक्स वो होगा सेपरेट रेट के मुताबिक, वो रेट ये वाले हैं। कितना लेंगे? अगर 1 साल के अंदर बिका है तो 15%, जो बन रहा होगा अराउंड 7.5 लाख, वो क्या करेंगे आप टैक्स पे कर देंगे। तो इसको सेपरेट ब्लॉक इसलिए कहते हैं बिकॉज प्रॉपर्टी के ऊपर रेट्स जो हैं वो सेपरेट हैं, एनटीआर वाले रेट्स नहीं है। बाकी तमाम इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, उसके ऊपर स्लैब रेट्स। अगर ये डिस्पोज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इस वाहिद प्रॉपर्टी गेन के ऊपर इन रेट्स के मुताबिक क्या होगा, टैक्स पे किया जा रहा होगा। अगर प्लॉट बेच रहे हैं 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, तो जितना भी गेन आएगा उसका 12.5% टैक्स पे कर देंगे। अगर प्लॉट बेच रहे हैं 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, जितना भी गेन आएगा उसका 10% टैक्स ले लेंगे। अगर 3 साल के बाद बेच रहे हैं लेकिन 4 साल के अंदर प्लॉट बेच रहे हैं 7.5%, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर तो 5%, 5 साल के बाद बेच रहे हैं लेकिन 6 साल के अंदर प्लॉट बिक रहा है तो 2.5%। अगर 6 साल के बाद प्लॉट बेचेंगे तो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लॉट अगर 6 साल के बाद बिक रहा है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई भी प्लॉट 6 साल के बाद बिकेगा, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर 6 साल से पहले बिक रहा है तो हम देखेंगे कौन से होल्डिंग पीरियड में फॉल कर रहा है, विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर, विद इन अ 4 ईयर्स, उसके मुताबिक जो गेन आएगा उसके मुताबिक हम क्या कर देंगे, टैक्स पे अपना कर देंगे। नहीं जाएगी वो, अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो इनकम है, यहाँ डिस्पोजल है। ये है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, घर, दुकान, ये इसकी बात कर रहे हैं। 1 साल के अंदर बेची घर लेके 15%, 1 साल के बाद बेची 2 साल के अंदर 10%, 2 साल के बाद बेचा 3 साल के अंदर 7.5%, 3 साल के बाद बेचा 4 साल के अंदर 5%। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेच रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं होगा। फ्लैट 1 साल के अंदर बेचा 15%, 2 साल के अंदर बेचा 7.5%, 2 साल के बाद बेचा तो एग्जेम्प्ट हो जाए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट। इसके मुताबिक अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये रेट के मुताबिक टैक्स पड़ेगा। ये रेट पेपर में गिवन होंगे,
इसलिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पढ़ते हुए यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, फ्लैट है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। वो आपको सवाल पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाएगा, वो पेपर के आखिरी पेज पे जाके रेट्स देख के भी हो जाएगा अंदाज़ा किसके रेट्स गिवन है। आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड चीज़ होगी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल में होल्डिंग पीरियड देखना कि कितने अरसे में बिक रही है, उसके मुताबिक रेट लगाना है और टैक्स दे देना है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन इतनी मुश्किल इन्वॉल्व नहीं होती। इज दैट क्लियर? उसके अलावा सेक्शन नंबर 75A है। सेक्शन नंबर 75A कहता है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी है किसी भी किस्म की, आपने पेमेंट करनी है बैंकिंग चैनल के ज़रिए। पेमेंट कहाँ से करनी है? बैंक के ज़रिए। अगर आप कैश पे पेमेंट करेंगे तो हम मैक्सिमम 5 मिलियन तक की पेमेंट जो है वो आपको कैश में अलाउ कर सकते हैं। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, 50 लाख कैश में पे कर दो, 1.5 करोड़ जो है तुम क्या करोगे, थ्रू बैंक पे करोगे। मैक्सिमम आप उस प्रॉपर्टी की 5 मिलियन तक की पेमेंट जो है वो कैश में कर सकते हैं। अगर आपने 5 मिलियन से ज़्यादा की पेमेंट कैश में कर दी तो 2 आपको नुकसानात बेयर करने पड़ेंगे। नंबर 1, जितनी अमाउंट आपने कैश में पे की होगी वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो आपकी कॉस्ट से रिमूव करवा दी जाएगी। और जितनी रकम आपने कैश में पे की होगी क्या करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर 5% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो आप FBR को पे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं नीचे, कहता है जी ऑन 15 जनवरी 2021 मिस्टर ए सोल्ड अ हाउस सिचुएटेड इन कराची फॉर रुपीज़ 15 मिलियन। उसने घर कितने का बेचा? कराची में 15 मिलियन का। ही हैड परचेज दिस हाउस इन जुलाई फॉर रुपीज़ 19 मिलियन। उसने 19 मिलियन का यह घर बेचा था। अब देखा जाए ये तो बंदा कहेगा मेरा लॉस हुआ है, ये बंदा क्या कहेगा, लॉस हुआ है। कैसे भाई, इसने 19 का घर लिया है, 15 का बेच रहा है, कितना का नुकसान हुआ है? 4 का लॉस हुआ है। FBR ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, पेमेंट कैसे की सर, आ जाओ मेरे पास। सर मैंने घर लिया 19 मिलियन का, पेमेंट कैसे की है, दिखाओ, बैंक ट्रांजैक्शन दिखाओ। ट्रांजैक्शन पे गए तो लगा पता कि भाई साहब इस 19 मिलियन में से 6 मिलियन उसने किस में पे किया हुआ था? कैश में पे किया था। इसे कितना अलाउ था? 5 मिलियन तक का। इसने वॉलेशन की है, अब इससे पकड़ लेगा FBR, कहेगा जनाब आपने कहा था आपकी कॉस्ट है 19 मिलियन, लेकिन आपने वायलेशन की है, अब आपकी कॉस्ट 19 मिलियन नहीं है। आपने इतने का लिया, आपने कैश कितना पे किया था, ये हम आपकी कॉस्ट में रिड्यूस कर देंगे। आपकी कॉस्ट कितनी ट्रीट होगी? 13 मिलियन। क्यों पे किया कैश में? सारी कैश में हो जाएगी सर। 5 मिलियन से 1 रुपया भी ऊपर पे कर दिया, सारा डिसअलाउ कर देंगे वो आपको। कितनी कॉस्ट है अब? FBR कहेंगे भाई हमारे मुताबिक तुम्हारी कॉस्ट ये है, कितने का बेचा है? आ जाओ, 2 मिलियन का क्या हो गया गेन। आप कहेंगे खुदा का नाम ले, नुकसान हुआ है, हमारे क्या मसला है। ये आपका गेन है। नंबर 1, पहला लॉस क्या हुआ कि 6 मिलियन की कॉस्ट जो है वो डिसअलाउ होगी, पहला इसको लॉस ये हुआ। दूसरा लॉस क्या होगा कि इसका 5% पेनल्टी लेंगे, कितनी बनेगी? 3 लाख। ये पेनल्टी भी लेंगे। सेकंड लॉस। थर्ड लॉस, इससे गेन निकाल दिए, इसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। अब ये कितने अरसे में बिका है? 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद इतना बनेगा। तो इन भाई साहब को ये टैक्स पे करना पड़ा गेन के ऊपर, ये पेनल्टी पे करनी पड़ी, और ये जो इसकी कॉस्ट थी वो डिसअलाउ करवा दी। अब उसको वाकई लॉस हुआ है, इसको वाकई ही लॉस हुआ था। 19 की प्रॉपर्टी 15 में बेच के, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अगर ये 5 मिलियन देता, फिर 19 मिलियन कॉस्ट ही होनी थी। फिर इस 5 मिलियन तक की तो पेमेंट अलाउ है ना, उससे ऊपर अगर 1 रुपया भी पे कर दिया तो सारी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है FBR। अब नहीं कर सकते, अब तो रेट सेम हो गया, वो पहले के ज़माने हैं, अब नहीं कर सकते।
अब प्रॉपर्टी को ऐसा रगड़ा लगाया, प्रॉपर्टी पे अब 2 नंबरी करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अच्छी बात है। ये थी हमारी बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की। क्लियर हो गया? अब हमारे पास आखिरी चीज़ है, डैट इज़ अंडर सेक्शन 37A सिक्योरिटीज़। पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, डिफाइन सिक्योरिटीज़। मैं ज़रा चलता हूँ यहाँ पे, शायद मिल जाए। जैसे ये सवाल था, ये भी हमने सवाल कर लिए। क्वेश्चन 1 जो है ना स्प्रिंग 10 के हमने कर लिए। डिफाइन कैपिटल एसेट्स एज रेफर टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, 5 नंबर का आया हुआ है। कर सकते हो? हाँ, बड़ा ज़ुबान चल रही है। ऑटम 13, 4 नंबर का, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट। ये उस वक्त तक डेफिनेशन थी जो रटे मारने वाली थी, थ्योरी थी। अब थ्योरी है ये। अब ज़रा देखते हैं, ऑटम 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा हाँ, सिक्योरिटीज़ उसने 1 दफ़ा पूछी है और कैपिटल एसेट्स जो हैं उसने 2 दफ़ा पूछे हैं। सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं? सेक्शन नंबर 37A जो है ना, 37A, इसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। डेफिनेशन है, याद करना मुश्किल लगती है बच्चों को। सिम डीवीडी याद हो जाएगा आपको, सिक्योरिटी की डेफिनेशन याद हो गई है। सिक्योरिटी इंक्लूड्स, एस से बनेगा शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स अगर बेचेंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? 37A का। आई से बनेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। एम से बनेगा गरबा सर्टिफिकेट। डी से बनेगा डेट सिक्योरिटी। वी से बनेगा वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल। और आखिरी वाले डी से बनेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। पीटीसीएल है यार, तो पीटीसीएल है। तो सिम डीवीडी इज इक्वल टू सिक्योरिटीज। पेपर में 2 नंबर का डेफिनेशन है कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी इंक्लूड्स सिम डीवीडी। एस से शेयर इन पब्लिक कंपनी। आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। एम से गरबा सर्टिफिकेट। डी से डेट सिक्योरिटीज़। वी से वाउचर ऑफ पीटीसीएल और डी से डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये आपको थ्योरी याद होगी। थ्योरी याद होगी? मुश्किल है। अभी तक कितने निमोनिक्स हम कर चुके हैं? मैप, सर्फ, सोडा और सिम डीवीडी। आगे अभी अब है, जब आप छुट्टी कर रहे थे हो गए, अभी और भी आएंगे आगे। अभी एक सबसे मुश्किल डेफिनेशन है जो रट्टा मारते हैं बच्चे, वो भी मैं आपको निमोनिक से ही याद करवाऊंगा। ठीक है, और रिटर्न असेसमेंट अपील में भी 3-4 एरिया ऐसे हैं जिसके एक्रोनिम्स बनाए हुए हैं। आप वो याद कर लें, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक जो है वो आपको याद हो जाएगा। क्रैमिंग नहीं करते पेपर में, यही लिखेंगे, नंबर आएंगे। यकीन नहीं है? यह किताब दे टेक्स्ट की, पढ़े किसी के पास टेक्स्ट की किताब इस वक्त? कोई किताब किसी टीचर की हो किसी के पास? ये देखा, कोई है किताब? नहीं, अब डाउट आ गया, सेल्फ डाउट। कोई किताब है? हम आपको पास्ट पेपर से दिखाते हैं, ऐसी कौन सी बात है? है कैपिटल एसेट्स, यही पढ़ा। ऑल एसेट्स और कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट सोडा, यही लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिम डीवीडी किधर गई। ओह, एग्जामिनर कमेंट्स, इस दिन करा दी। इसकी तुम कहाँ गया है? 14 का सवाल था ना, 1 मिनट। पढ़े ज़रा। पढ़े ज़रा।
वाह वाह सारी वाह वाह। ये वर्ड तो नहीं लिखा हुआ ना सिंपल यार मैं जानती हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने डेफिनेशन याद करनी है, आपने सिम डीवीडी को याद करना है। पेपर में सिम डीवीडी नहीं लिखना, पेपर में आपने SIMDVD से जो लफ्ज़ बनते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। सिम डीवीडी पेपर में नहीं लिख के आना। पेपर में खाली लिखा है सिक्योरिटीज इक्वल टू सिम डीवीडी, एग्जामिनर पूछ रहा हो यार डीवीडी समझ आती है, सिम कौन सी है, ऐसे नहीं करना। आपको इससे बनता क्या है वो याद करवा रहा हूँ। S से बनेगा शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, I से बनेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, M से बनेगा पर्पस सर्टिफिकेट, D से बनेगा डेट सिक्योरिटीज़, V से बनेगा वाचर्स ऑफ PTCL, D से बनेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अगर मैं सिम डीवीडी रिमूव कर दूं और आपको कहूँ कि आपने ये याद करनी है, याद कर लेंगे? ये याद कर लेंगे? ऐसे ये पैराग्राफ लिखा हो तो ये याद नहीं होगा। तो इसको इजी वे में याद करवाने के लिए आपको ये एक्रोनिम दिया है कि ये एक्रोनिम याद कर ले। आपको इसको चलने के पता कि इससे बनता क्या कुछ है, तो आप ऐसे ही लिखा नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर की डेफिनेशन है, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये नंबर पूरे मिलेंगे इसमें से, फिक्र ना करें। लिख के बस सिम डीवीडी नहीं लिख के आना, जो उससे वर्ड्स बनते हैं वो आपने लिख के आने हैं। इनमें से कोई भी चीज़ बेचेंगे तो वो कहाँ जाएगी? वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रही होगी। इनमें से कोई भी चीज़ बेचेंगे वो कहाँ जाएगी? वो आपकी सिक्योरिटीज़ का पार्ट बनेगी और सेपरेट रिजीम का पार्ट बन रही होगी। इसका होता है मैं वही मेरे ख्याल से अर्ज करने लगा था। अब शुरू कर लें इसको। क्या हुआ है? ख़त्म हो गई है। मैं क्या उसे कहना है यार ज़रा, ग्रीन टी का तुम लोग कुछ और समझ रहे हो, पहले मैं बहुत बदनाम हो गया हूँ। पब्लिक कंपनी क्या होती है? उस वक़्त पब्लिक कंपनी करवाते हुए मैंने वहाँ पे बाकायदा बोर्ड पे लिखा था कि ये डेफिनेशन से पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन का चैप्टर बेस करता है। कंपनी की कैटेगरी चेंज हो जाती है, उसकी टैक्सेशन चेंज हो जाती है। देखो प्राइवेट कंपनी थी, किस में फॉल कर रही थी और वो किसका पार्ट था? NTR का। पब्लिक कंपनी हो गई है तो कहाँ फॉल करेगी? 37A में और वो सेपरेट ब्लॉक में। तो कंपनी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास हों, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो और वो फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और वो ईयर एंड के ऊपर लिस्टेड रही है। ईयर एंड के ऊपर 30 जून 2000 जो भी आएगी उसके ऊपर उसका लिस्टेड होना लाजमी था। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। अब इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर्स बिके तो कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज़ का पार्ट बन रहे होंगे। और ये सवाल करते हैं पैसा कि नाम के ऊपर हम कभी कंपनी का फैसला नहीं करते। टैक्स में शायद लिखा हो ABC प्राइवेट लिमिटेड, लिखा हो सकता है, बट कहते जी ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उसके 70% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो हम क्या उसको ट्रीट करेंगे? पब्लिक कंपनी ट्रीट कर रहे होंगे। तो इनके शेयर्स बिकेंगे तो कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज़ में ट्रीट होंगे, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेंगे। पेपर में पूछने वाली चीज़ जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। इस सिक्योरिटीज़ में से जो आपसे चीज़ मुंसलिक है, जो रिलेट करती है, वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, वही दे रहा होता है, वही हम लेने होते हैं। रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ आती हैं और इसमें गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी आती हैं। डिबेंचर्स का नाम सुना हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम सुना हुआ है। ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप कंपनी को वापस कर सकते हैं, जिसमें PTCs हैं, टर्म सर्टिफिकेट हैं, स्कूक सर्टिफिकेट्स हैं, वो इसमें आ जाते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मुदारबा सर्टिफिकेट्स। अगर आपने मुदारबा कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो जो आप सर्टिफिकेट्स मिले होते हैं वो आपके होते हैं मुदारबा सर्टिफिकेट्स। आप उन्हें बेचेंगे, उनके ऊपर गेन या लॉस आएगा, वो भी आपका सिक्योरिटीज़ का पार्ट बनेगा। मुदारबा का पॉइंट पास्ट पेपर में एक दफ़ा पूछा हुआ है, लेकिन मुदारबा बेचेंगे, गेन आएगा, गेन हम इसी रेट के ऊपर ट्रीट कर रहे होंगे।
उसके बाद डेट सिक्योरिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ और दूसरी होती हैं हमारे पास गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़। किधर गया है, ये होना चाहिए था, हाँ। एक होती है हमारे पास कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ और दूसरी होती है हमारे पास गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ क्या है, कंपनी ने लोन लेना है। अब कंपनी लोन कहाँ से लेगी, जाके बैंक से लेगी। कंपनी कहती है मैंने बैंक से लोन लेना, मैं पब्लिक से लोन लूँगी, तो क्या करेगी, मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर देगी, जैसे TFCs हैं, सुकूक सर्टिफिकेट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, PTCs हैं, डिबेंचर्स हैं। ये क्या करती हैं, कंपनीज इशू करती हैं पब्लिक को, पब्लिक के लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, पे करते हैं, ये लोन होता है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने आवाम से लोन लेना तो क्या करती है, FIBs, TBs, PIBs वगैरह म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू कर रही होती है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज। इनके पास पढ़ लीजिएगा, 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद PT साइज के वाउचर्स हैं, वो इसमें आ जाते हैं। और उसमें एक आती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट इस वक्त की वाहिद डेफिनेशन है जो आपको क्राइम करनी पड़ेगी। इस चैप्टर की वाहिद डेफिनेशन जो रट्टा मारना पड़ेगा वो ये है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, आसान डेफिनेशन है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मीन दोज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच derives their value from the underlying security and they can be traded on stock exchange as well। कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा एसेट या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट है जिसकी वैल्यू तो है, वैल्यू क्यों आई है कि उसके बैक पे आपने कोई एसेट, कोई चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखवाई हुई थी। ऑप्शन याद है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम याद है, ऑप्शन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ऑप्शन सिर्फ एक कागज़ था, लेटर था, उस लेटर की वैल्यू थी किसकी वजह से थी, बैक एंड पे शेयर से। दैट ऑप्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको रट्टा मारने समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब जो कैफ 2 ऊपर आ गया हुआ है। पहले ये कैफ 6 होता था, तो उस वक्त बच्चा R1 पढ़ के आया होता था, थोड़ी बहुत उसने BM-BS और अच्छे का लॉ पढ़ा होता था जिसमें कंपनी लॉ भी होती थी, तब वहाँ पे इसको समझाना कदरे आसान होता था। अब चूँकि बच्चा इससे आशना नहीं है तो इसलिए इसको सिर्फ क्राइम करना और आगे निकल जाना है। ये एज इट में आएगी और आपने एज इट इज़ पेपर में लिख के देनी है। एक दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स मीन्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो उनकी हमने सिक्योरिटी रखवाई हुई है उससे अपनी वैल्यूज अखज़ कर रहे हैं और दे कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आप इनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसमें क्या कुछ शामिल होता है, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स, ऑप्शंस या फ्यूचर कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कर रहे होते हैं, ये सारे डेरिवेटिव्स का पार्ट बन रहे होते हैं। इसको आपने एज इट इज़ रटा मारना है। ठीक है, तो ये हमारी सिक्योरिटीज़ हो गई हैं कि सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं। अब इन सिक्योरिटीज़ का बेचना है, गेन निकालना है। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में और कंसिडरेशन रिसीव में क्या आएगा, कंसिडरेशन रिसीव में होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर। अब देखो 37 है, 38 है, प्रॉपर्टी है या ये है, फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूला में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। तो क्या आपको ये फॉर्मूला बार बार याद करना चाहिए, एक दफ़ा याद कर लो। फॉर्मूला है द कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कंसिडरेशन रिसीव में फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवरेज हायर। और कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आएगा, परचेज प्राइस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इनकम एंड डिस्पोजल, सारे लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेन जो है आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था। अब ये है सेपरेट ब्लॉक के आइटम्स, सिम DVD 37 से सेपरेट ब्लॉक के आइटम्स हैं। इनके ऊपर टैक्स रेट लगेंगे, टैक्स रेट्स ये लगेंगे और ये रेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी रेट पेपर में आपको गिवन होंगे। पेपर में सिर्फ एक चीज़ है, फैसला करना कि ये चीज़ सिक्योरिटीज़ हैं कि नहीं है। वो फैसला कैसे करेंगे, कंपनी की डेफिनेशन से। पेपर में डेफिनेशन आपने याद करनी है, उसने बताई होगी डिटेल, वो डिटेल पढ़ के आपने फैसला करना है क्या ये पब्लिक कंपनी है कि नहीं है। पास्ट पेपर में ज़रा आइएगा, अभी हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम 15 का। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन जो हम इस पर्सपेक्टिव में डील कर सकते हैं। निकाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसको रीड करें। कितने मार्क्स का सवाल है, 3, 4, 7 और 10 नंबर का सवाल है पास्ट पेपर का, ऑटम 15 की सवाल अटेम्प्ट का। पेज नंबर 75 के ऊपर है।
क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम 15 का, पेज नंबर 75 के ऊपर। आप देखें इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट एज प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर। 3 नंबर का सिक्योरिटीज इंक्लूड्स सिम्प्लिसिटी, ये नहीं लिखना, मतलब शेयर्स इन पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुताबा सर्टिफिकेट, डेट इंस्ट्रूमेंट, वाउचर ऑफ पीटीसीएल एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये है आपकी सिक्योरिटीज। एंड व्हाट आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स which derive their value from the underlying security and can be traded on stock exchange and also includes cash settled contract, options, future contracts and deliverable future contracts। लिख लोगे 3 नंबर पक्के, तो 2 पक्के कर लेना सिम डिविडी लिख के। बी पे आते हैं, कहते हैं जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। करेक्ट हेड ऑफ इनकम के तहत हमने क्या करना है, गेन या लॉस निकालना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी फॉर टैक्स पर्पसेज। हमने बताना है कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है टैक्स पर्पस के लिए। पहला है आशिक हैज़ 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक के पास कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड में। नाम पढ़ के कंपनी का फैसला कभी भी नहीं करना, नाम पढ़ के कंपनी का फैसला कभी भी नहीं करना। आगे कहता है 52% शेयर्स ऑफ द आरपीएल आर हेल्ड बाय डेल्टा पीएलसी। इस रूमी प्राइवेट लिमिटेड के 52% शेयर्स जो हैं वो डेल्टा पीएलसी के पास हैं एंड दैट डेल्टा पीएलसी इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब बताओ रूमी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी की वजह से इसकी टैक्सेशन सारी चेंज हो जाएगी, ये सिक्योरिटीज़ का पार्ट बन जाएगी, सेक्शन नंबर 37A में फॉल करेगी। अगर इसे बेचेंगे इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो सेपरेट रेट के मुताबिक टैक्स आ रहा होगा। तो ये है कैपिटल गेन की एप्लीकेशन इन सवालों में। सवाल बड़े आसान है, फॉर्मूला पढ़ें तो कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट गेन आ जाएगा, वो तो आसान है। यहाँ फैसला करना है कि भाई कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये आपकी नॉलेज के ऊपर होना है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ के ही फैसला हो गया कि नाम की प्राइवेट है लेकिन हकीकतन कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। अगर इस कंपनी के शेयर्स बिकेंगे तो वो किसका पार्ट बनेंगे? 37A का पार्ट बनेंगे। अगर 37A का पार्ट बने तो उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा, बट वो किसके मुताबिक लगेगा? सेपरेट ब्लॉक के मुताबिक लग रहा होगा। तो एक लाइन पढ़ के अंदाजा हो गया कि पब्लिक कंपनी की बात हो रही है ये। अब आगे कहता है जी आशिक इनहेरिटेड दीज शेयर्स फ्रॉम हिज फादर ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी 2014 को उसको बाप से उसको शेयर मिले थे विरासत में। उसके बाप ने शेयर्स लिए थे 31 मई 2012 को 250 के हिसाब से। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज 300। जब विरासत में चीज़ मिलती है ना, उस डेट के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो अगले बंदे के लिए कॉस्ट बनती है। मतलब बाप ने जिस तारीख के ऊपर विरासत में शेयर्स दिए थे उस तारीख के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो बेटे के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। अभी हम इस रूल को पढ़ते हैं। तो बेटे के लिए कॉस्ट क्या बनेगी? 300। बेटे के लिए कॉस्ट आ गई 300। कहता जी ऑन 30 जून 2015 आशिक सोल्ड 2500 शेयर्स इन आरपीएल एट अ प्राइस ऑफ 325 व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ आरपीएल वाज 350। ब्रेकअप वैल्यू प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में, रिमेंबर याद रखिएगा, अब ये कंपनी वैसे प्राइवेट कंपनी है, नाम के हिसाब से कंपनी कौन सी है? प्राइवेट है। इसके शेयर्स क्या मार्केट में बिक रहे होंगे? नहीं बिक रहे होंगे। तो इसकी अगर हमें फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी हो हम नहीं निकाल पाएंगे। हम किन की निकाल पाते हैं? जिनके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हो। अब है रूमी प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स पर्पस पे तो पब्लिक है लेकिन हकीकतन कौन सी है? प्राइवेट है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या शेयर्स की मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ब्रेकअप वैल्यू निकालूंगा। ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लेंगे टोटल शेयर कैपिटल, उस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना होता है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से कितने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ब्रेकअप वैल्यू। तो उसने ब्रेकअप वैल्यू गिवन की है। तो प्राइवेट कंपनी में जो ब्रेकअप वैल्यू है वही क्या कंसीडर होती है? हमारी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर हो रही होती है। इसने कितने का बेचा है? 325 का। ब्रेकअप वैल्यू क्या है? 350। हम हायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 350। कितने शेयर्स बेचे हैं? 2500। इसके पास गेन आ रहा है, कितना गेन बनेगा? 50 इंटू 25 कितना बनता है? 1.25
1,25,000 ये इसका गेन आ जाएगा, सिक्योरिटीज का गेन है, इसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे अलग रेट के मुताबिक, और वो रेट क्या होगा, वो रेट हमने यहाँ पे डिटर्मिन करना है, वो रेट हमने यहाँ पर डिटर्मिन करना है। ये दो टेबल्स है, इन टेबल्स में उसने क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी थी जो 1 जुलाई 2022 से पहले ली थी, उससे बेचा है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल के बाद, रेट क्या होगा 12.5%। ये कब बिकी है 15 में, इसका मतलब ये आया 1,25,000, इसके ऊपर कितना टैक्स पे किया रहेगा 12.5% के लिहाज से आप टैक्स पे कर दें, कितना बनता है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको टेबल गिवन होगा, आपने पेपर में पढ़ के फैसला करना है कि ये सिक्योरिटी कब ली गई थी, 1 जुलाई 2022 से पहले ली गई थी कि 1 जुलाई 2022 के बाद ली गई थी। अब ये 15 की बात है, तो इसका मतलब 1 जुलाई 2022 से पहले ली गई थी, इसलिए जब हम इसे बेचेंगे जो भी गेन आएगा 12.5% के ऊपर हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ठीक है, ये रेट पेपर में गिवन होंगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी गुलजार है। क्यों भाई, कैटेगरी अलग कर दी है, कैटेगरीज अलग कर दी हुई हैं, ऐसे नहीं होगा। अगर कोई भी सिक्योरिटी 1 जुलाई 2022 के बाद ली है, डेट गिवन होगी, आपने शेयर्स कब परचेज़ किए हैं 1 जुलाई 2022 के बाद, 1 साल के अंदर बेचोगे 15%, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर बेचोगे 12.5%, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर बेचोगे 10%, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर 7.5%, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर 5%, 5 साल के बाद 6 साल के अंदर 2.5%, और 6 साल के बाद बेचेंगे तो ये सिक्योरिटीज़ एग्जेम्प्ट होगी, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टेबल्स गिवन होंगे, टेबल्स के रेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने बस देखना है डेट ऑफ परचेज़ क्या है, बिफोर 1 जुलाई 2022 के आफ्टर 1 जुलाई 2022। अगर बिफोर 1 जुलाई 2022 है तो जो भी गेन आएगा 12.5% का रेट गिवन होगा, आप उसका टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, तो इसका टैक्स तो हो गया। अब है 4 नंबर से, 4 नंबर लेना मुश्किल था, उससे बताइए रीज़न भी, आपने रीज़न्स भी बताने हैं कि पब्लिक कंपनी क्यों है ये, तो आप बताएंगे कि सिंस more than 50% of the shares of Rumi Private Limited are held by Delta PLC, which is a foreign company, and that company is wholly owned by British government, so that's why we treat this company as a public company as per the definition of public company। ये लाइन लिख के देंगे बिकॉज यहाँ पे रीज़न बतानी है कि पब्लिक कंपनी क्यों है ये। ठीक है, 4 नंबर आगे, गेन निकाल दी, 4 नंबर आगे। अब 3 नंबर का सवाल है, कहता है व्हाट वुड बी योर आंसर इन दैट वन if 40% share of the RPL were held by provincial government, 40% share are held by British government, and 12% share are held by individual investor। अब इस सिनेरियो में इसके कोई भी कैटेगरी जो है पब्लिक कंपनी की फुलफिल नहीं हो रही, तो ये कंपनी क्या कंसीडर होगी, प्राइवेट। अगर प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी तो इसका जो गेन होगा वो सेक्शन नंबर 37 का पार्ट बनेगा, वो उसमें ऐड करेंगे और NTR के मुताबिक क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। तो कैपिटल गेन 10 नंबर का सवाल है, इज इट डिफिकल्ट टू सिक्योर दीज 10 मार्क्स। हाँ जी, समझ आई कि सवाल कैसा आता है। ये इसका जवाब था। ठीक है, और एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो ये हैं आपके पास, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में सीधा सीधा आप तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं। हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे क्लियर हो गया है, क्या होता है क्या नहीं होता। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं आपके पास इस पेज पे, ये सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी, उसके अलावा सिक्योरिटीज़ जो है सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी, इनके ऊपर अलग रेट के मुताबिक टैक्स होगा। हमने वो रेट्स देख लिए हैं, कौन से हैं सेपरेट रेट्स हैं, देख लिए हैं। पेपर में ये रेट्स गिवन होंगे, ये रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा 37-38 की आइटम जो है वो नॉर्मल इनकम में ऐड होगी और NTR के मुताबिक टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड कब से हम काउंट करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक।
अगर आपने किसी भी बंदे ने कोई सिक्योरिटी 182 डेज़ तक अपने पास रखी है, इसका मतलब है कि उसने 6 मंथ अपने पास सिक्योरिटी को होल्ड किया है, और किसी बंदे ने 365 डेज़ अपने पास सिक्योरिटी रखी है, इसका मतलब है उसने 1 ईयर अपने पास सिक्योरिटी को होल्ड किया है। उसके अलावा जब भी हम सिक्योरिटीज़ वगैरह डिस्पोज करेंगे, कैपिटल गेन जो है वो हम FIFO बेसिस के ऊपर निकालते हैं। आपने 2000 शेयर लिए थे, 500 आपने पहले लिए, फिर 500 बाद में, फिर 500 बाद में, फिर 500 बाद में, और आपने 1500 शेयर्स बेच दिए हैं, तो FIFO के मुताबिक क्या करेंगे, अब अपना गेन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। जो फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट आप लेके चलेंगे। बट आपने अगर सेम डे पे शेयर्स खरीदे हैं सारे और सेम डे पे बेच रहे हैं, तो फिर हम वेटेड एवरेज के मुताबिक आपका गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके अलावा जो सेक्शन नंबर 37A है, इसका टैक्स जो है वो कंप्यूट और कैलकुलेट 8 स्केड्यूल के मुताबिक होगा, जो भी हमने पढ़ लिया। 8 स्केड्यूल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके अलावा 37A सिक्योरिटीज़ वाला सेक्शन जो है, ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बैंकिंग कंपनी के शेयर्स और इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ का पार्ट नहीं बनते, उनके अलग रूल्स हैं, वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, बैंकिंग एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ठीक है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस रूल्स को पढ़ना है। उसके बाद लॉसेस का हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, एक पेज पढ़ेंगे, उन पेज के ऊपर ही हम क्या करेंगे, अपना ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। बट यहाँ पे ना 3 सिनेरियोज़ ऐसे हैं, सिक्योरिटीज़, ये बात हो रही है सिक्योरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, इसमें 3 सिनेरियोज़ ऐसे हैं कि जिसमें बज़ाहिर हमें लॉस हो रहा है, लेकिन हम इनको लॉस नहीं मानते। ये 3 सिनेरियोज़ ऐसे हैं कि जिसमें हमें लॉस हो रहा है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ये लॉस नहीं है, इसकी कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट आपको अलाउ नहीं होगी। वो 3 सिनेरियोज़ कौन से हैं, एक है वॉश सेल, दूसरा है क्रॉस ट्रेड, और तीसरा है टैक्स स्वैप सेल। वॉश सेल क्या होती है, आप इसको बाद में रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। वॉश सेल क्या होती है कि आपके पास किसी स्पेसिफिक कंपनी की सिक्योरिटी थी, कोई ABC बैंक है, आपके पास उस ABC बैंक की सिक्योरिटीज़ हैं। आपके पास कोई ABC टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, उसके पास उसकी सिक्योरिटी है। महीना शुरू होता है, आप वो सिक्योरिटी बेच देते हैं, उसके ऊपर आपको लॉस हो जाता है, और महीने के एंड पे जाके वापस वही सिक्योरिटी ख़रीद लेते हैं। महीने का शुरू हुआ, आपके पास फॉर एग्जाम्पल जैज़ के शेयर्स हैं, महीना शुरू हुआ, आपने जैज़ के शेयर्स बेच दिए, उसके ऊपर आपको लॉस हो गया, नुकसान हो गया। महीना एंड हुआ, आपने वापस जाके जैज़ के उतने शेयर्स ले लिए हैं। अब ये टैक्स वाले आ जाएंगे, भाई क्या कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें कहते लॉस हुआ है, अगर तुम्हें वाकई लॉस हुआ है, इतनी गंदी कंपनी, तुमने वापस शेयर्स क्यों लिए हैं, इसका मतलब है तुमने ये लॉस नहीं हुआ, तुमने हमें डिसीव करने के लिए ये लॉस की एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। तो ये टैक्स, ये वॉश सेल कहलाती है, इसका हम, तुम्हें लॉस हुआ है लेकिन हम तुम्हें लॉस की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। आपको लॉस हुआ भी होगा लेकिन आपको ये लॉस क्लेम नहीं करने देंगे, बिकॉज महीने के शुरू में भी आपके पास जैज़ के शेयर्स थे, महीने के एंड पे भी आपके पास जैज़ के शेयर्स थे, आपके पोर्टफोलियो में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वॉश सेल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड क्या होता है, इन हाउस ट्रेड। आपके 2 जगह पे अकाउंट्स खुले हुए हैं, लाहौर में भी आपने अकाउंट खोला हुआ है ब्रोकर हाउस में, और आपने खोला हुआ है कराची में भी। आप उठाते हैं शेयर कराची से, अपने ही लाहौर वाले हाउस में बेच देते हैं, कहते हैं मुझे लॉस हो गया। कहते हैं वजह, ये तो आपने नॉन मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन की है। लॉस तब मानेंगे जब मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आपके बड़ा हुआ ड्राइंग रूम में सोफ़ा उठा के आपने रख लिया बेडरूम में, के लिए सोफ़ा घूम गया। कहाँ घूमा सोफ़ा भाई, किधर गया सोफ़ा, तुमने यहाँ उठा के वहाँ कर लिया, इसकी बस आपने प्लेसमेंट चेंज किया, कभी सोफ़ा घूम के चोरी होगी, चोरी नहीं हुई, सोफ़ा नहीं घूमा। तो यही है आपकी क्रॉस ट्रेड कि अगर आप अपने ब्रोकरेज हाउसेज में अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, यहाँ उठा के यहाँ रख लिया, कि नहीं मुझे लॉस हो गया, वो लॉस आपको अलाउ नहीं होगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज ये नॉन मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, आपने मार्केट में नहीं बेचा। अगर मार्केट में बेचा होता, उस पर लॉस होता तो अलाउ हो जाता। ये नॉन मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसके बाद है टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल क्या होती है कि आप स्वैपिंग कर रहे हैं, आप शेयर्स को तब्दील कर रहे हैं लेकिन पोर्टफोलियो सेम रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास है सीमेंट सेक्टर के शेयर हैं, डीजी के शेयर हैं, बेस्टवे के शेयर हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप डीजी के आप मैपल लीफ के सीमेंट बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, कहते लॉस हो गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो बेच के आते हैं, शाम को जाके आप डीजी का शेयर पकड़ लेते हैं। कहते हैं भाई क्या मसला है, अगर इतना ये गंदी कैटेगरी चल रही है तो पूरा आपका वो जो पोर्टफोलियो है वो ख़राब होना चाहिए था। आपका पोर्टफोलियो तो मेंटेन चल रहा है,
आपने क्या किया है, आपने बस इस कंपनी ए के शेयर को कंपनी बी से रिप्लेस करवा लिया है और आप कह रहे नहीं मुझे लॉस हो गया। ये टैक्स स्वैप सेल कहलाती है। अगर आपने ये कोई हरकत की है ना, इसके ऊपर भी आपको लॉस अलाउ नहीं होगा। तो रिमेंबर ये 3 सिनेरियोज हैं, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। इनमें आप लॉस क्लेम करने जाएंगे, आपको लॉस वगैरह अलाउ नहीं करवाया जाएगा। वॉश सेल में क्या होती है, आप महीने के स्टार्ट में शेयर बेचते हैं, महीने के एंड पर जाकर वही शेयर वापस ले लेते हैं, आपका पोर्टफोलियो सेम रहता है। क्रॉस ट्रेड में क्या होता है, आप अपने घरों में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कहते हैं लॉस हो गया। और स्वैप सेल में क्या है कि आप ए को बी से रिप्लेस कर रहे हैं, चीज़ वही है और आप कह रहे हैं लॉस हो गया। तो इन 3 चीज़ों में लॉस तो आपको कभी भी क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सर टैक्स स्वैप की समझ नहीं आई लास्ट वन। आपने कंपनी ए के शेयर्स कंपनी बी के शेयर से रिप्लेस कर दिए, दोनों कंपनी सेम है। पहले भी आपके पास बैंक का शेयर था, अब भी बैंक का शेयर ही है। अगर बैंकिंग सेक्टर इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपने क्यों रिप्लेस किया है? जस्ट आपने रिप्लेस किया टैक्स वालों को धोखा देने के लिए। कहते हैं नहीं, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप बैंक के शेयर बेच के सीमेंट के शेयर ले लेते, वो अलग चीज़ थी। बैंक के शेयर बेच के बैंक के शेयर ले लिए, ABL के शेयर बेचते हैं, HPL के शेयर्स ले आते हैं। तो ये अगर आप कहते हैं मुझे लॉस हुआ है, ये लॉस आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद है नॉन रिकग्निशन रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डिस्पोजल होगा, गेन या लॉस ट्रीट करेंगे। और डिस्पोजल में हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएं, अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएं तो वो हमारा डिस्पोजल है। ऐसे ही है, इनहेरिट हो जाए डिस्पोजल है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को गुड्स दे दी, हम उसको डिस्पोजल मानते हैं। ये वाहिद सिनेरियो है कि जिसमें गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिसमें ये एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मैं इसको एसेट दे दूँ, आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन इन सिनेरियोज़ में हम कैपिटल गेन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि जिस बंदे को दे रहे हो रेसिपिएंट का रेजिडेंट होना। अब मोड्स कौन से हैं कि किन किन सिनेरियोज़ में हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कहते हैं जी, ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। स्पाउसेस के दरमियान कहानी ख़त्म हो गई है, वो अपने तुम अपने रास्ते, लेकिन एग्रीमेंट हुआ था, अब आपको उसको कुछ ना कुछ एसेट्स देने पड़ेंगे तलाक के बाद। एसेट दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने एसेट दिया है, कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा आपको। लेकिन शर्त ये है जिसको एसेट दे रहे हो उसका रेसिपिएंट का रेजिडेंट होना, जिसको एसेट दे रहे हो उसका रेजिडेंट होना शर्त है। अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है ना, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर आपका कैपिटल गेन कैपिटल लॉस ट्रेड होगा। नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। नंबर 2, अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, बिक्वेस्ट और विल, तोहफे मिल जाना, विल के ज़रिए चीज़ें मिल जाना, सक्सेशन, इनहेरिटेंस या डेवोल्यूशन से मिल जाना, या अगर कोई कंपनी या AOP डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके एसेट्स वगैरह मिल जाना। ये सारे क्या हैं? अगर इन चारों सिनेरियोज़ में देखें, इन चारों सिनेरियोज़ में आपके एसेट्स मिल रहे हैं। ऐसे ही है, एक बंदा इनहेरिट कर रहा है, विरासत में चीज़ दे रहा है, तो जिसने विरासत में कोई शेयर्स दिए हैं, कोई प्रॉपर्टी दी है, उसकी तरफ से तो चला गया एसेट। अब उसकी तरफ से एसेट गया है तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए था। ऐसे ही है, और उसका डिस्पोजल होना चाहिए था तो उसका डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस भी होना चाहिए था। ऐसे ही है, लेकिन ये कहते हैं हम उस बंदे के ऊपर कोई गेन या लॉस नहीं लेंगे। शर्त क्या है कि जिस बंदे को विरासत में प्रॉपर्टी दी जा रही है, जिस बंदे को गिफ्ट किया जा रहा है, या जिस बंदे को एसेट्स दिए जा रहे हैं, वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो रेजिडेंट है और इन मोड्स में आपने एसेट ट्रांसफ़र किए हैं तो कोई गेन कोई लॉस ट्रीट नहीं होगा। इसमें टाइम आएगा कि इतने ड्यूरेशन तक आप सेल नहीं कर सकते? वो सिर्फ गिफ्ट के केस में होता है, सिर्फ गिफ्ट के केस में होता है। इस ऐड के अंदर नहीं होगा क्या वो किसी भी हेड के अंदर ट्रांसफ़र काउंट नहीं होगा, उसको टैक्स नहीं लेंगे। भाई आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी किसी को दे के आते हैं, आपका डिस्पोजल माना जाता है, आपने टैक्स लेते हैं। आपने वही प्रॉपर्टी अपनी औलाद को इनहेरिट कर दी है, विरासत में दे दी है, आप टैक्स नहीं लेंगे, आपका कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस ट्रीट नहीं होगा। ठीक है?
फर्म कोई भी एसेट, कंपनी कोई भी एसेट अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी, वो डिस्पोजल ट्रेड होगा। लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी ख़त्म हो गई है, फर्म डिज़ोल्व हो गई है, आफ्टर डिसोल्यूशन वो कोई एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कोई गेन लॉस कंसिडर नहीं होगा फर्म के लिए। ठीक है, गिफ्ट दी है, जिसने गिफ्ट दी है भाई उसका एसेट गया है। अब बज़ाहिर जिसने गिफ्ट किया है उसका एसेट निकला है, उसका गेन या लॉस कैलकुलेट होना चाहिए था, लेकिन चूँकि इन रूल्स में फॉल कर रहा है उससे हम कोई गेन या लॉस नहीं निकलवाएंगे, उसको माफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर रिलेटिव है, रिलेटिव मेरे ख्याल से हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। कहाँ पे? एसोसिएट्स की डेफिनेशन में रिलेटिव क्या होते हैं मैंने कहा, तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि इन नॉन रिकग्निशन रूल में जिस दिन गिफ्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, इनहेरिट हो जाए, जिस डेट के ऊपर चीज़ दी जा रही है ना, उस डेट के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो अगले बंदे के लिए कॉस्ट बन रही होगी। ये सवाल पढ़ें ज़रा, इससे रिलेटेड है। अशरफ वजाहत। सवाल पढ़े बताएं, समझ तो नहीं आता? ये बहुत समझ आएगा आप लोगों को। कहता है जी तमाम किरदारों के साथ कहानी सिर्फ मुमासलत इख्तियार करती है, कोई दिल पे ज़रा फील ना करे। तूने रोना नहीं है बैठ के, तू है भी कैमरा मैन। मिस हानिया, बड़ा तुम्हारा आहें निकल रही हैं, तो एडा दो रहा है यासिम अजहर मम्मा, उसने स्पॉटेज गिफ्ट की, तुझे पता है? फिर भी उसके साथ ये हुआ था। Miss Hania finally decided to separate from her spouse Asim Azhar and decided to live apart with her 3-year son Lucy. अपने 3 साला बच्चे लूसी के साथ उसने कहा कि मैं आसिम को छोड़ के जा रही हूँ। As an agreement to live apart, Mr. Asim Azhar will transfer the ownership of his studio in her spouse's name. आसिम ने कहा ठीक है जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन मैं स्टूडियो अपना तुम्हारे नाम कर दूँगा। The studio was already rented to आशिर वजाहत at a monthly rent of ₹72,000, और वो स्टूडियो ऑलरेडी किसको रेंट पे दिया हुआ था उसने? आशिर को। मिस हानिया विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन हर नेम। जब हानिया के नाम स्टूडियो हो जाएगा उस तारीख से रेंट जो है वो सारा किसके पास जाएगा? हानिया के पास जाएगा। ऑन 1 नवंबर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर्ड इन हर नेम। जब कम नवंबर को उसके नाम प्रॉपर्टी हो गई, टैक्स ट्रीटमेंट बताना है। इसके बाद ऐसा गाना जो तो नाम मिला मुझे, हाँ बनता भी था इसका, स्टूडियो गया बेचारे का। अब देखिए आसिम अजहर के पास ये स्टूडियो कब तक रहा है? 31 अक्टूबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का रेंट 72,000 × 4। उसका रेंट किसको मिला होगा? आसिम को मिला होगा, वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। अब आसिम ने स्टूडियो दे दिया हानिया को, डिस्पोजल है, लेकिन ये डिस्पोजल ट्रीट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये नॉन रिकग्निशन रूल में फॉल कर रहे हैं। इसलिए इस स्टूडियो को ट्रांसफ़र करने पे हम आसिम के ऊपर कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं लेंगे। अब हानिया को मिल गया, अब 1 नवंबर को मिला, तो 1 नवंबर से आशिर साहब जो हैं वो रेंट किसको पे करेंगे? हानिया को। तो नवंबर से लेके जून तक 8 महीने बनते हैं, उसका रेंट किसे मिलेगा? हानिया को मिलेगा, वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। अब जिस दिन हानिया को ये स्टूडियो ट्रांसफ़र किया गया है, जिस डेट के ऊपर हानिया को ये स्टूडियो ट्रांसफ़र किया गया है, उस डेट पे जो उस स्टूडियो की फेयर मार्केट वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी? हानिया के लिए कॉस्ट बन जाएगी। अगर फ्यूचर में कभी हानिया ने ये स्टूडियो बेचा तो इस कॉस्ट में से वो वैल्यू लेस करेगी, अपना गेन निकाल देगी। तो कल को हानिया बेचेगी तो ये गेन या लॉस टैक्सेबल है, लेकिन
आसिम अजहर से हम कोई टैक्स नहीं लेंगे उसे, क्योंकि तुम्हारा दुख बहुत गहरा है, ठीक है। यस तो यहाँ पे एक और कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप राइट ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में बनी हुई हैं, अगर उनके शेयर्स वगैरह आप बेचते हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये सिर्फ पढ़ लेना है आपने, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी जो EPCs में बनी हुई है, अगर आप उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं चार्ज होता। यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन ख़त्म होता है, पूरा चैप्टर हो गया। कल हम करेंगे अदर सोर्स। अदर सोर्स करने के बाद फिर इनके कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स के। फिर हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज इसका सवाल कर रहा हूँगा, बीच में कोई एडजस्टमेंट होगी अदर सोर्स की, उसका सवाल कर रहा हूँगा, कोई एडजस्टमेंट इसकी होगी। तो कल अदर सोर्स करने के बाद हम सैटरडे को इनके फिर पास पेपर कर लेंगे, ठीक है। यस सर तो चैप्टर मुश्किल था, आपके पास अदर सोर्स के नोट्स भी आ गए हैं वैसे। यस सर तो कल हम अदर सोर्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद वी विल बी एबल टू डू पास्ट पेपर्स, बिकॉज इनके पास्ट पेपर्स में ये 3 हेड मिक्स होके आते हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो अदर सोर्स करने के बाद हमारे ये हो जाएंगे, और कल अदर सोर्स करने के बाद हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो